और आप देख रही हैं हमारा चैनल ट्रेडिंग से टक्कर। साथ ही अभी सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 5 नवंबर को हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 विजेता टीम इंडिया से अपने निवास सातलोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड कप में लगातार 3 हार के कठिन दौर से गुजरने के बाद दृढ़ता और शानदार वापसी के लिए खिलाड़ियों की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हार के बाद सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग के बारे में भी खिलाड़ियों से बातचीत की और जबरदस्त मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया। शानदार वापसी करने और इतिहास रचने के लिए उनकी सराहना भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों और वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ कई तस्वीर भी खिंचवाई। इनमें से एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यह फोटो है वर्ल्ड कप विजेता टीम ट्रॉफी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो। इस तस्वीर में पीएम मोदी कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंदाना के बीच ट्रॉफी के साथ नजर आ रही हैं। मगर गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अपने हाथों से नहीं पकड़ा। उनकी इस बात ने हर किसी का दिल जीत लिया। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी को हाथ लगाने का हक उन्हीं का होता है जिन्होंने मेहनत कर इसे कमाया हो। ऐसे में खिलाड़ियों की मेहनत को रिस्पेक्ट देते हुए पीएम मोदी ने ट्रॉफी को छुआ भी नहीं। ये बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच एशिया कप के दौरान जोरदार टक्कर देखने को मिली। दोनों टीमें फाइनल से 3 बार आमने सामने हुई थी और हर बार टीम इंडिया को जीत मिली थी। एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। यहाँ तक कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी और एशिया क्रिकेट काउंसिल एसीसी के हेड मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया। नकवी इससे नाराज होकर ट्रॉफी लेकर ही भाग गए। वहीं पाकिस्तान सरकार में आंतरिक मंत्रालय भी संभालते हैं और सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट करते रहते हैं। भारत ने साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकियों का साथ नहीं छोड़ता तब तक उसके साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज टीम इंडिया नहीं खेलेगी। पाकिस्तान ने कई बार कहा है कि वह आतंक का विरोध करता है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। वह सार्वजनिक रूप से विरोध तो करता है, लेकिन आंतरिक रूप से आतंकियों को पनाह देता है और पैसे भी खर्च करता है। वह इन आतंकियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। इतने बड़े विवाद के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई उन्हें आईपीएल देखने में खेलने का मौका दे। पाकिस्तान के महान खिलाड़ी वसीम अकरम ने आईसीसी से इस मामले को अपने हाथ में लेने का आग्रह किया। बता दें कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और अकरम ने प्रत्यक्ष रूप से उनसे यह अपील की है कि अकरम ने आईसीसी से कहा है कि वह खेल को राजनीतिक से दूर रखे, जैसे क्रिकेट के मामले में दोनों देशों के बीच सालों की शत्रुता समाप्त हो जाएगी। अकरम ने पुरानी बात दोहराते हुए आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटरों और भारत के खिलाड़ियों को पाकिस्तान की लीग में खेलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि T20 लीग में हर देश के खिलाड़ी को चुना जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। पहले चरण का मतदान 121 सीटों पर हो रहा है। पटना में वोट डालने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर को राज्य में नई सरकार बनने जा रही है। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच समझकर वोट करें। आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हम तो यही कहेंगे कि बदलाव जरूरी है, नया बिहार बनाए, नई सरकार बनाए। वहीं राजनीतिक नेता राबड़ी देवी ने कहा कि मैं महिलाओं, बच्चों सभी से अपने घरों से निकलकर वोट देने की अपील करती हूं। इस बार बदलाव होगा, जनता बदलाव बुलाएगी। राबड़ी देवी ने कहा कि सभी मतदाताओं से अपील है कि वोट डालें। दोनों बेटों को मां की शुभकामनाएं, दोनों को आशीर्वाद है। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने कहा यह चुनाव गाँव में रोजगार के लिए दर दर ठोकर खाने वाले मजदूर भाइयों के लिए है। मुझे विश्वास है कि हमारे लोग, बिहार के लोग रोजगार देने वाली सरकार चुनेंगे और डबल इंजन सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार चुनाव में गर्मागर्मी बढ़ गई है। आरजेडी समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री और लखीसराय से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी को घेर लिया। उग्र प्रदर्शन करने के लिए यहां तक कि गोबर और पत्थर गाड़ी पर फेंकने लगे। जब हमला हुआ तो विजय सिंह सिन्हा गाड़ी के बाहर लोगों से मिल रहे थे। सुरक्षा बलों ने तत्काल उन्हें गाड़ी के अंदर किया और काफिले को आगे बढ़वाने लगे। इस बीच प्रदर्शनकारी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस बल किसी तरह भीड़ को धकेलने में सफल हुई। भीड़ के तितर बितर होने पर विजय सिन्हा ने ये गुंडा राजद का और सत्ता में आ रही एनडी तो इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा सब प्रत्याशी को गांव नहीं घूमने देगा। ये अच्छे यादव को भी वोट नहीं करने दिए। राजद के गुंडों पर बुलडोजर चलेगा। सत्ता में नहीं आए तब तो ये हाल है, सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे। 404 और 400 बूथ संख्या है।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दुनिया में कभी न सोने वाला शहर न्यूयॉर्क, जहां अपने सपने बिकते हैं और संघर्ष भी जीते जाते हैं। 4 नवंबर को जब मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लगी तो यह शहर अपना 111वां मेयर बना चुका था। नतीजे आते ही एक नाम गूंज उठा, जोहरान क्वामे ममदानी। 34 साल के इस युवा विधायक ने सिर्फ पूर्व गवर्नर एंड्रू क्यूओमो को हराया, बल्कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सिल्वा को भी पीछे छोड़ दिया। जोहरान दुनिया के सबसे बड़े और रईस शहर के पहले मुस्लिम मेयर बने। जोहरान बहुधार्मिक है, यानी पिता महमूद ममदानी मुसलमान, मां मीरा नायर हिंदू और पत्नी कायर सेटोसेलो अमेरिकी ईसाई। इसलिए जोहरान ने मेयर चुनाव जीतकर भारत को बड़ी सीख दी। तो आइए एबीपी एक्सप्लेनर में समझते हैं कि ईसाई युहादियों के शहर का मुसलमान मेयर कैसे बना, न्यूयॉर्क का मेयर बनना कितनी बड़ी बात है और जोहरान की जीत से भारत को क्या सीख है। बात करते हैं, न्यूयॉर्क सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि अमेरिका का आर्थिक इंजन है। 2024 में न्यूयॉर्क की जीडीपी 2.32 ट्रिलियन से भी ज़्यादा थी। अगर इन देशों की माने तो ये दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। यह शहर फाइनेंस, हेल्थ केयर, टेक, बायोटेक्स, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस का हब है। न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट है, जहां ग्लोबल ट्रेड होता है। यहाँ की पॉलिसीज नेशनल मार्केट्स को प्रभावित करती है। मेयर का एक फैसला पूरे देश की बिजनेसमैन प्रैक्टिस बदल सकता है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन यूनियन का हेडक्वार्टर, जो दुनिया की शांति बात करता है। इस शहर की आबादी करीब 88 लाख है, जिनमें से 37 एमिग्रेंट है। ममदानी की प्रोग्रेसिव के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि वो पहले साउथ एशियन, पहले मुस्लिम और 1892 के बाद सबसे युवा मेयर 34 साल की है। ये बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। थाना पुलिस आजमगढ़ ने चेकिंग के दौरान गोदान एक्सप्रेस की जनरल से लावारिस हालत में मिले 4 ट्रॉली बैग बरामद किए, जिसमें 33 बंडल में प्रत्येक बंडल में 30 सीसी रखे गए 100 मिलीलीटर की 900 सीसी विंग्स कंपनी की ऑन द रॉक्स कफ सिरप बरामद हुई। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,10 लाख रुपए बताई जा गई है। इस सिरप की बिक्री चिकित्सक के पर्चे पर ही की जा सकती है। बैग में एक मोबाइल फोन भी मिला है। सामान के संबंध में कोई स्वामी न मिलने के बाद माल को कब्जे पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। अगर पुलिस महानिरीक्षक ने रेलवे प्रकाश डी, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे मोदक राजेश डी, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे सुधा सिंह के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र के मार्गदर्शन में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन, सर्कुलेशन एरिया, ट्रेनों में अपराध नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अवैध शराब तस्करी की रोकथाम व बरामदगी के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एसएसपी रेलवे बलिया सवीरतन गौतम के पर्यवेक्षण में भी जीआरपी थाना आजमगढ़ प्रभारी नासिर हुसैन टीम के साथ ट्रेन नंबर 11056 गोदाम एक्सप्रेस में स्कॉट के कर्मचारी के साथ चेकिंग कर रहे थे। ट्रेन की जनरल बोगी में से 4 ट्रॉली बैग लावारिस हालात में मिले, जो इसमें 2 लाल रंग, 1 हरा रंग, 1 आसमानी रंग और 1 बैंगनी रंग का पिटू बैग था। इसे खोलकर देखा गया तो उसके अंदर 100 मिलीलीटर का ऑनरेक्स कप सिरप भरा पाया और पिटू बैग में इस्तेमाल किए गए कपड़े में एक मोबाइल फोन मिला। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। मध्य रेल नागपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल और उसकी खुफिया शाखा सीआईबी की नाक के नीचे पटरियों के किनारे बैठकर अवैध गतिविधि करने वाले असामाजिक तत्वों पर एक्शन शुरू हो गया। कुछ महीने पहले पटरियों पर दादागिरी की रील बनाने वाली गैंग के सदस्यों को ढूंढती हुई सीआईबी ने बुधवार को 9 लोगों को पकड़कर मामला दर्ज किया। बताया गया है कि सभी अवैध रूप से ट्रेनों में संतरे बेचने का प्रयास करने जा रहे उनके पास बड़ी मात्रा में पॉलीथीन में रखे गए संतरे भी जब्त किए गए। उधर रील वाली गैंग के सदस्य के साथ अपनी कार्यसीमा में जानकारी होने के मिलते ही सीआईबी ने सरगर्मी से उसकी तलाश शुरू कर दी। अब देखना है कि क्या पूरा मामला दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल की तरह ठंडा कर दिया जाएगा या फिर कार्रवाई देखने को मिलेगी। बुधवार को हुई कार्रवाई में 2 लोगों को पकड़कर जरूर गया, लेकिन पटरी के किनारे सड़े हुए संतरों की रेडी सरीखी लगाने वाले किंग पिन के केवल 4 ही सीआईबी के हत्या चढ़ी। बाकी 5 लोगों को स्टेशन परिसर के भीतर से पकड़ा गया। इस किंग पिन की इतनी धाक हो चुकी थी कि उसने पटरियों के किनारे एक झोंपड़ी को सड़े हुए संतरों का गोडाउन बना दिया था। हालांकि उसी समय भी सीआईबी ने उसे हटाकर किंग पिन पर मामला दर्ज कर कड़ी हिदायत दी थी, लेकिन हिदायत का असर खत्म होते पटरियों के किनारे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा फिर से शुरू हो गया। ये बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार में पहले चरण के लिए गुरुवार को जिन क्षेत्रों में मतदान होना था, वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पिछली बार महागठबंधन से पिछड़ गया था। इस बार एनडीए को अपने मजबूत हुए गठबंधन और कल्याणकारी योजनाओं की अपील पर भरोसा है, ताकि वह इन क्षेत्रों में स्थिति को पलट सके। 2022 के पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय दल जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्ष ने पहले चरण में पड़ने वाली 1-1 सीटों पर से ही 61 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए को 59 सीटें मिली थी। शाहबाद क्षेत्र और पटना, भोजपुर, सारण, सिवान जैसे प्रमुख जिलों में महागठबंधन का प्रदर्शन मजबूत रहा है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आरजेपी
और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली रालोसपा आरएलएसपी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। इससे बेगूसराय और बक्सर सहित कई निर्वाचन क्षेत्रों में एमजीपी को बढ़त मिली थी। अब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों की एनडीए में वापसी हो गई, जिसे गठबंधन के नेताओं का मानना है कि उनका सामाजिक गठबंधन काफी मजबूत हुआ है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। वोटरों का उत्साह देखते ही बन रहा है। खासकर महिला वोटर घर से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही। बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में 243 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस बार 2 चरणों में वोटिंग करवाई जा रही। पहले चरण की वोटिंग में 3 बजे तक करीब 54% मतदान शुरू हो चुका है। सबसे अधिक 56% वोटिंग मधेपुरा में हुई। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग अब भी जारी है। पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 1300 से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। शाम 6 बजे इन सभी विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। इसके बाद 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद 14 नवंबर को सभी 243 विधानसभा सीटों पर मतगणना करवाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने 8 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। उसी दिन बताया था कि बिहार में इस बार 2 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। वर्ष 2020 में बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराए गए थे। इस बार 6 और 11 नवंबर को मतदान के बाद 14 नवंबर को सभी सीटों पर वोटिंग की काउंटिंग करवाई जाएगी। 14 नवंबर को ही शाम तक परिणाम आ जाने की उम्मीद है। उस दिन पता चल पाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर लेटेस्ट खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि आप कौन से जिले, कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से शहर से देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस खबर पर अपनी राय भी जरूर दें। थैंक यू।